हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मैथ्स। सो जैसे आप सबको पता है कि ऑलरेडी हमने एनडीए 1 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले हमने जीके से स्टार्ट की है। ऑलरेडी मैंने 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया पढ़ा दिया है फॉर एनडीए 1 2026 और आज से हम मैथ्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक जो हम मैथ्स का पढ़ेंगे दैट इज सेट थ्योरी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, थ्योरी आपको जानना ज़रूरी है बिकॉज जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर में। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूलेज रिलेट करने पड़ते हैं या थ्योरीज रिलेट करनी पड़ती है एक चैप्टर की दूसरे चैप्टर के साथ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वही अच्छे से पेपर कर पाता है। सो थ्योरी स्किप मत करना कभी भी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, सेट थ्योरी। तो सबसे पहले सेट क्या होता है, कितने टाइप्स के सेट होते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट होता है एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर यूनिक एंड नॉट रिपीटेड एंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये हमारा एक सेट है क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स है और ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 2 1 3 या 3 2 1 कैसे भी लिख लो, ये सारा एक सेट होता है। सेट को हमेशा हम ऐसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। अब ईच एलिमेंट जो होता है ना इन ए सेट इट इज यूनिक, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 इज द सेम सेट एज 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डुप्लीकेट्स नहीं लिख सकते हैं सेट में, यूनिक होने पड़ेंगे, रिपीटेड नहीं होना पड़ेगा नंबर्स को। तो अगर मैंने रिपीट कर दिया, सपोज ये एग्जाम्पल है 1 2 2 3, तो ये सेम होगा 1 2 3 के साथ। ओके, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड डज नॉट चेंज द सेट। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया कि 1 2 3 को मैं 3 2 1 या 2 1 3 भी लिखूं तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा सब कुछ। अब कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनलिटी। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है एग्जाम्पल के लिए 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? कितने एलिमेंट्स है इस सेट में। सो कितने हैं? 1 2 3, तो क्या हुआ? कार्डिनलिटी 3 हो गई। नाउ फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है, और इनफाइनाइट जिसमें एंडलेस एलिमेंट्स हो, मतलब चलता ही जाएगा, बंद नहीं होगा कभी। अब नल सेट या एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई या फिर एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, नल क्या है? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन मतलब जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है बस, जैसे ये एग्जाम्पल 5। इक्वल सेट क्या होते हैं? टू सेट्स A and B are equal if they contain exactly the same elements। और इसको डिनोट करने के लिए हम A equal to B ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट्स A 1 2 3 and B 3 1 2 आर सेम। अभी बोला था ना कि जिस जैसे भी लिख लो कोई मैटर नहीं करेगा, ये दोनों इक्वल सेट्स है। अब सबसेट क्या होता है? तो सबसेट बेसिकली क्या होता है? सपोज एक सेट है मेरा 1 2 3 4, तो इससे ना मैंने 2 और 4 जो एलिमेंट्स है सेट के वो इस सेट में प्रेजेंट है, करेक्ट। बट जो 2 और 4 है ना वो तो छोटा सेट है, ये वाला बड़ा है, लार्जर सेट है। तो ये तो हमारा सेट है और ये हमारा हो जाता है सबसेट। तो ए सेट वेयर ऑल इट्स एलिमेंट आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ अनदर लार्जर सेट दैट इज कॉल्ड अ सुपर सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 बिकॉज बोथ 1 2 आर फाउंड विद इन द लार्जर सेट। और हम सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। ओके, द एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब क्या है? फाई क्या होता है? फाई का मतलब होता है जहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो अगर मैं फाई लिखूं तो क्या फाई इसका सबसेट होगा? ऑब्वियसली होगा। तो हम क्या बोलते हैं कि फाई जो है ना वो सारे जितने भी सेट्स है उस सबका सबसेट होता है फाई। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सेट ए इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ सेट बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। मतलब बी जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 1 2 3 और ए में कितने हैं? 2 1 and 2। अब एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है दैट इज 3। तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का बिकॉज 3 इज नॉट प्रेजेंट इन ए। और प्रॉपर सबसेट के लिए हम सिर्फ ये वाले नोटेशन यूज करते हैं, ये बार नहीं लगाते नीचे। If a set has n elements, then the number of subset is given by 2 to the power n and the number of proper subset is given by 2n minus 1. These formulas are very very important क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज आपको एक सेट दिया जिसमें 12 एलिमेंट्स है और सबसेट निकालने को बोल दिया, तो आप क्या करोगे? 2 to the power 12 करोगे। ऐसे इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं आएगा, मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है। अब पावर सेट क्या होता है? द पावर सेट इज सेड टू बी कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। सारे सबसेट का जो कलेक्शन होगा उसको हम पावर सेट बोलेंगे। अब एक सेट है A जो कि है AB।
अब इसके जो सबसेट क्या हो सकते हैं, एक तो फाइव है जो सबका सबसेट होता है, फिर ए हो गया, बी हो गया और ए बी, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट बिकॉज इसमें सारे कलेक्शन है सेट के। द नंबर ऑफ सबसेट इन अ पावर सेट इज 2 to the power n where n is the number of elements in the original set। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, और नोटेशन होती है इसकी u। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट u विच आर नॉट इन ए, और इसको हम ए डैश या फिर ए सी से डिनोट करते हैं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा ए डैश या ए सी मिले तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। सो बेसिकली क्या है, सपोज यूनिवर्सल सेट से जब हम सबट्रैक्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स, ऐसे आप सिंपली समझ लो, तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है। सपोज यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा 1 2 3 4 है, और ए सेट क्या है 1 2, अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 1 2 हटा दो, क्या है 3 4, तो 3 4 हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मतलब जो एलिमेंट्स उस सेट में हो उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ, जिसको हम ए यूनियन यू से डिनोट करते हैं, यूनियन ए यूनियन बी, ओके। अब ए सेट क्या है 1 2 और बी में क्या है 3 4, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4, मतलब सारे आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इसमें ना बस कॉमन वाले आते हैं और इसको हम उल्टा यू इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हम ऐसे लिखते हैं। अब ए में कौन से एलिमेंट्स है 1 2 है, बी में क्या है 2 3 है। अब कॉमन कौन सा है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो फिर इंटरसेक्शन क्या होगा 2 होगा बस, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए बट नॉट टू बी, मतलब ए माइनस बी नोटेशन है। अगर ए में 1 2 है और बी में 2 3 है तो ए माइनस बी क्या होगा 1 होगा बस, क्योंकि 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया ना, ये वाला। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, मतलब जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा 5 होगा। अब ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इसमें, तो क्या होगा ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। अब प्रॉपर्टीज देख लो कुछ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसका एग्जांपल क्या है, अगर ए में है आपका 1 and 2, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट्स ए में है उसको माइनस कर दो, क्या होगा 3 and 4 रह गया। तो अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले तो फिर से हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है, तो यही पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी है कि इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, मतलब एंटी सेट मिलेगा। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 5 मिला। अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वापस ए मिल जाता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट एक बार हमने किया तो 3 4 मिला, अगर अब फिर से ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो तो 3 4 है, यहाँ पर 3 4 चले गए तो क्या हो गया 1 2, क्या मिला हमें, पहला वाला सेट ए मिल गया। अब यूनिवर्सल सेट का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, और 5 का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। अब और 2 प्रॉपर्टीज देखो, अगर हम 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 कॉम्प्लीमेंट क्या है, अभी आपने देखा कि यूनिवर्सल सेट है 5 कॉम्प्लीमेंट तो यू। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन हम अगर एक सेट के साथ लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये सेट के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। तो क्या मिलेगा हमें ए मिलेगा। सपोज एग्जाम्पल देख लो 1 2 3 4 यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और ए क्या है 1 2 है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से इन दोनों में 1 2 है, और 1 2 कौन सा है सेट ए है, तो सेट ए। अब एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले और उसको इंटरसेक्ट कर दे ए के साथ तो हमें क्या मिलेगा, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5, अगर 5 का इंटरसेक्शन हम ए के साथ करें तो क्या मिलेगा हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, अगर इंटरसेक्शन करोगे भी तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो 5 मिलेगा। अब ये मैंने नोटेशंस है कुछ जनरली जो हम यूज करते हैं मैथ्स में, जैसे n नेचुरल नंबर्स होता है, z इंटीजर्स के लिए होता है, q रैशनल, i इरेशनल के लिए, r रियल नंबर, z पॉजिटिव मतलब क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, और q पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और r पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये तो जनरल है, बट अगर पेपर में आपको बोले कि सपोज रियल नंबर्स r से हम डिनोट करते हैं, बट आपको पेपर में बोला है कि a से करना है, तो आप फिर उस टाइम पर a से ही करना, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले 2 चीजें बतानी है मुझे। सबसे पहली चीज, रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या होता है, अगर आपको बोले ना रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट में आपको सेट को लिखना है तो जनरली हम जो अभी तक देख के आ रहे थे ना ब्रैकेट्स में जो लिखते हैं हम, इसको बोलते हैं हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्मेट। एक और होता है जो होता है सेट बिल्डर। अब इसको कैसे लिखना है, इसको लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट लेती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ दैट इज AEIOU। अब ये क्या है, ये वॉवल्स है अल्फाबेट्स के। तो सेट बिल्डर में हम कैसे लिखते हैं कि x सच दैट x इज अ
वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो क्या मुझे ये वाला सेट मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा। एक्स एक रैंडम है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक वावल है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इसमें मुझे ये वाला सेट मिल गया। तो हम एक जनरलाइज वे में लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड में। अब इसको मैं और थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक इवन नंबर का सेट है, तो हम कैसे लिखते हैं? a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर। अब मैं अगर x इज इवन नंबर लिख दूं तो क्या मुझे ये सेट मिलेगा? ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर में तो फिर 10, 12, 14 कितने आ सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। तो मुझे क्या लिखना होगा? x इज एन इवन नंबर लेस देन 10। अब मुझे मिलेगा ऊपर वाला सेट, अब मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इक्वल टू नहीं लिखा क्योंकि 10 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 10 लिखा है। अब ना प्रॉपर्टीज देखो, तो सबसे पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यूनियन की कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टीज आपको सॉल्विंग में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हम लिखते हैं अगर A यूनियन B यूनियन C है तो एसोसिएटिव में क्या आ जाता है? A यूनियन ब्रैकेट में आ जाएगा B यूनियन C। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसको हम लिखते हैं A यूनियन फाई क्या होता है? A होता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। चौथा होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है कि अगर A यूनियन A हो तो हमें क्या मिलेगा? A ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। और एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है यूनियन के केस में लॉ ऑफ यूनिवर्सल, मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करते हैं ए का तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। तो सेम ही होती है इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज। पहली ये है कॉम्यूटेटिव, अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो बी इंटरसेक्शन ए होगा, तो ये है कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। अब आइडेंटिटी लॉ क्या है? अगर फाई के साथ हम इंटरसेक्शन करें A का तो हमें क्या मिलेगा? फाई मिलेगा, तो ये आइडेंटिटी है। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा? अगर A के साथ इंटरसेक्शन करोगे A का तो A ही सेट मिलेगा, दोनों एलिमेंट्स कॉमन होंगे दोनों में। एंड एक और है दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्स, दैट इज अगर यूनिवर्सल सेट के साथ A का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? A मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब इसके साथ एक और प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है इंटरसेक्शन के केस में? कि अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, ठीक है, ये वाला ध्यान देना, तो क्या होता है? A इंटरसेक्शन B होता है, यूनियन A इंटरसेक्शन C होता है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग में यूज होगी आपकी। कॉम्प्लीमेंट की 2-3 प्रॉपर्टीज है, वो देख लो, यहाँ पर लिख रही हूँ। अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आए थे ना, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और अगर A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या है ये? बेसिकली A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड वाला क्या है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो इसमें इजी है दोनों, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। हाँ, सो क्या है कि
ए यूनियन बी होगा तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में बदल जाएगा और दोनों में कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। सो ये प्रॉपर्टीज ना आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, ये मैं नहीं करूंगी। आप ए को पकड़ लेना 1 2 3 4 और बी को पकड़ लेना 5 6। तो ये प्रॉपर्टी आप खुद कंफर्म करके कमेंट में बताना कि ये सही है या नहीं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द वेन डायग्राम्स। सो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, रीजनिंग वगैरह में आपको पता है कि कैसे वेन डायग्राम्स बनाते हैं। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, जो कि मैं इस बॉक्स में ले लेती हूँ। ये ए एक सेट है और ये एक बी सेट है। अब ये ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा ए सेट है, ठीक है, और ये पूरा बी सेट है। सो दिस इज ए यूनियन बी। सो नाउ ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट पूरा, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अब इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये बीच वाला जो दोनों को ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन का क्या था डेफिनेशन कि कॉमन एलिमेंट्स हो, तो ये क्या है, ये इंटरसेक्शन बी है। अब डिसजॉइंट सेट कैसे होंगे, ये ए एक सेट है, ये बी एक सेट है, तो ये इनमें ना कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है तो इसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब ये यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। तो जो ये वाला पार्ट है बस इतना, ये कौन सा होगा, ये पूरा बी है, ये ए है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए में से हमने ये बी वाला पार्ट माइनस कर दिया ना, ये बीच वाला, इसीलिए। और फिर ये वाला पार्ट कौन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी माइनस ए। और ये बीच वाला क्या है, अभी पढ़कर आए थे ना, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका एक फॉर्मूला भी आपको बाद में मिलेगा, जैसे ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए मिलकर क्या बना रहा है, यूनियन बना रहा है। और एक लास्ट वेन डायग्राम देख लो कि अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है हमारा, ठीक है, यू, और ये ए सेट है हमारा, ठीक है, पूरा, तो ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ये ए वाला छोड़कर बाकी बाहर वाला जितना, ये क्या हो गया हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये कुछ वेन डायग्राम्स है। अब हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और दूसरा फॉर्मूलाज। सो सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर ए यूनियन बी है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम टाइम इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर ओनली ए पूछे, इसका मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी, मतलब सिर्फ ए, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं आइदर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से या ए माइनस बी, मतलब सिर्फ ए नॉट बी। ओके, तो इसका फॉर्मूला है ए में से आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दो। अब जो मैंने वेन डायग्राम्स बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए समझने के लिए। ओनली ए का मतलब है पूरे ए में से अगर हमने ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दिया तो हमें ए माइनस बी मिल जाएगा, तो यही फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर बी का चाहिए, बी बट नॉट ए, तो क्या होगा, बी में से हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। बोथ ए एंड बी का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो आएगा यूनियन, एंड नाइदर ए नॉर बी, तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें ना ए आएगा ना इसमें बी आएगा, या फिर हम यूनिवर्सल सेट से अगर ये यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो ये तो इसी का ही फॉर्मूला हो गया ना। अभी हम ऊपर क्या देख कर आए थे, अगर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें तो यूनिवर्सल से अगर हम ए माइनस कर देंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ, स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में जिसमें बोला जाता है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो फिर आपको पता होगा कि आपको बोथ मतलब क्या, इंटरसेक्शन वाला चीज मांग रहे हैं ना। अगर आपको बोलेगा हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ क्रिकेट और फुटबॉल, मतलब एटलीस्ट वन बच्चा आप क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, तो फिर आपको पता होना चाहिए यूनियन मांग रहा है। तो ये वर्डिंग्स आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम में पूछा क्या है। अब अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ओनली ए बोले तो ए बट नॉट एंड बी सी, ये सिमिलर है, वो दो दो से हम कर रहे थे, ये तीन तीन से कर रहे हैं, तो और ये सिमिलर है, तो ये इतने नहीं आते, बट स्टिल आप देख के जाना। अब एक चीज देखो, ए यूनियन बी जो होता है ना, वो प्रॉपर सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, जिसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट से ना
हमेशा ये ए यूनियन बी की वैल्यू कम होगी या उसके बराबर हो सकती है, बट कभी भी ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको कभी सॉल्व करते हुए ऐसा मिल गया, मतलब आप कहीं पर गलती कर रहे हो। अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम आते हैं, उसमें और लिखा जाता है, तो और का मतलब क्या होता है कि यूनियन के बारे में बात हो रही है, और एंड का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। प्लीज देख कर जाना प्रॉपर्टीज। एंड ओनली पूछा गया है, एटलीस्ट पूछा गया है, एट मोस्ट पूछा गया है, जो भी पूछा गया या बोथ पूछा गया है, वो आपको पता होगा कि इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या मांग रहे हैं, तभी आप कर पाओगे। सो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम पीवाईक्यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor orange juice. अब हमें क्या दिया गया है, ये हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में। हमें पहले क्या दिया है कि 400 स्टूडेंट्स है टोटल स्कूल में, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, एन यू से 400। दूसरी चीज हमें क्या दी गई है कि 100 ना एप्पल जूस लेते हैं, तो इसको हम ए पकड़ लेते हैं, सेट ए। और 150 क्या है, ऑरेंज जूस, तो इसको हम बी पकड़ लेते हैं, एंड बी इज इक्वल टू 150। अब आगे एक तीसरी चीज के जो 75 स्टूडेंट्स है वो बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस लेते हैं। अब बोथ हम जब पढ़कर आए थे थोड़ी देरी पहले फॉर्मूले में, तो क्या बताया था कि ये इंटरसेक्शन होता है। ये देखो, बोथ ए एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो कैसे लिखूंगी मैं, एन ए इंटरसेक्शन बी, कितना दिया है मैं, 75। हमें पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस पीते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला, नीदर ए नॉर बी। तो मुझे बोला गया है कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब नीदर ए नॉर बी, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये मेरा डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। अब इसका क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट हम क्या देखकर आए थे, यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर दे। अब हमें यूनियन चाहिए, हमारे पास यूनियन दिया गया है नहीं, तो हम पहले यूनियन कैसे निकालेंगे। एक फॉर्मूला है ना, कौन सा, ए यूनियन बी वाला। मैंने बोला था ये मेजरली यूज होता है ये फॉर्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी चीजें हमारे पास है, 100 150 माइनस 75, इससे हमें यूनियन मिल गया, कितना है 175। अब यहाँ पर पुट कर दो, 400 में से हम 175 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 3 225। तो ये हमारा आंसर है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, 120 have been exposed to the chemical A, 52 chemical B and 32 both chemical A and B। अब क्या क्या दिया गया है हमें, यूनिवर्सल सेट दिया गया है सबसे पहले, 200 इंडिविजुअल्स है। अब हम सेट ए ले लेते हैं इसको भी, जिसको केमिकल ए से एक्सपोज किया गया, कितने हैं 120। सेट बी हम लेते हैं किसको, 52 लोगों को जिन्हें केमिकल बी से एक्सपोज किया गया है, और 32 बोथ है, तो बोथ का मतलब अभी बताया था क्या है, इंटरसेक्शन। अब हमें पहली चीज पूछी गई है कि केमिकल ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, याद है कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ए में से हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि नहीं। अभी हम ऊपर बताकर आई थी आपको, तो 120 में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, मिल गया, तो 88 हमारा आंसर है, पहला वाला। अब सिमिलरली बी माइनस नॉट ए है, ये मैं नहीं करूंगी, आप करना, एंड कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए कि इसका कितना आया। केमिकल ए और बी मैं करवा देती हूँ। ए और बी मतलब क्या, और का मतलब क्या है, यूनियन। अभी इसके लिए कौन सा है हमारा जो फेमस फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, उसी को यूज कर लो। एन ए दिया गया है हमें, एन बी भी पता है हमें, अब इंटरसेक्शन भी पता है। ए कितना है 120, बी कितना है 52, माइनस कितना है 32, 140। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, उसके बाद हम पीवाईक्यूज करेंगे। So, a market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A, 450 like product B. What is the least number that must
हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। सो हमें क्या दिया गया है, टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने कंज्यूमर्स है हमारे 1000। अब 720 कंज्यूमर्स प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, ठीक है। इसको ए बी की जगह मैं एस टी लिख लेती हूँ, एस। अब नोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं एक आपको डिफरेंट करके बता रही हूँ। और हम टी पकड़ लेते हैं, प्रोडक्ट बी को 450 है हमारा। अब पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना है बोथ के लिए, राइट। सो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला आपको पता है एस यूनियन टी वाला, वो यूज करेंगे। अब एस की वैल्यू कितनी है 720, टी की कितनी है 450। ये पता है, नहीं पता, ऐसे ले रख दो। अब हमें क्या मिला, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू 1170 माइनस इंटरसेक्शन। अब पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट्स। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको आगे तो कुछ नहीं पता, तो इन दिस काइंड ऑफ सम्स एक छोटा सा लॉजिक काम आता है। अब एक चीज बताओ, ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये सबसे छोटी वैल्यू होगी इसकी, तब ये मैक्सिमम होगा। तो हमने एक फॉर्मूला अभी देखा था, मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है ये वाला, ए यूनियन बी एक प्रॉपर सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, जिसका मतलब है जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू यूनिवर्सल सेट्स एलिमेंट। तो यही चीज हम यूज करेंगे। सो एस यूनियन टी ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। तो इसका मतलब क्या है, जो एस यूनियन टी के एलिमेंट्स है ये लेस देन इक्वल टू होंगे किसके, यू के एलिमेंट्स के साथ, और यू कितना है 1000 है इस केस में। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो यूनियन है वो हमेशा यूनिवर्सल से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब यूनिवर्सल की वैल्यू 1000 है, तो इसकी भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती, वरना हम गलत कर रहे हैं कुछ। तो एस यूनियन टी की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1000, तो हम 1000 पुट करेंगे यहाँ पर। 1170 माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। अब इससे हमें एस इंटरसेक्शन टी मिल गया, इधर ले जाओ, कितना मिल गया 170। तो यही है आपका आंसर। इसमें एक छोटा सा लॉजिक यही काम आया कि ये मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम होगा, और हमें लीस्ट पूछा है, तो इस वजह से लीस्ट निकालने के लिए हमें इसको मैक्सिमम करना होगा। और फिर ये छोटा सा जो प्रॉपर्टी है दैट इज यूनियन जो होता है वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेस देन या इक्वल टू होंगे। तो हमने हाईएस्ट होने के लिए इक्वल टू पुट किया और हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए थी तो हमने निकाल ली। अब हम पीवाईक्यूज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी व्हाट इज, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब आपको याद होगा कि मैंने वेन डायग्राम में आपको बताया था एक चीज, फिर से बता देती हूँ, ये हमारा यूनिवर्सल वाला वेन डायग्राम है। सो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए और ये हमारा बी है। अब आपको याद होगा मैंने 3 कलर से आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट है बस ये कौन सा है, ए माइनस बी वाला, और ये दोनों में कॉमन है, तो ये बीच वाला कौन सा है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला। और अगर मुझे बस ये वाला पार्ट चाहिए तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा मेरा बी माइनस ए वाला। और ये तीनों मिलकर मुझे क्या देंगे, ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से समझाया था आपको, तो इसमें क्या लिखा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब मुझे क्या मिला, ए यूनियन बी मिला। अब अगर ये यूनियन बी को मैं माइनस कर दूं ए यूनियन बी के साथ तो मुझे क्या मिलेगा 5 नल सेट। तो इसका आंसर क्या है, नल सेट। सो बहुत सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी इजीली किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 240 स्टूडेंट्स 180 पास्ड इन इंग्लिश, 130 पास्ड इन हिंदी एंड 150 पास्ड इन संस्कृत। फर्दर 60 पास्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट, 110 पास्ड इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स एंड 10 पास्ड इन none of the subjects. How many passed in all the 3 subjects? हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि 240 स्टूडेंट्स के टोटल क्लास है, तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है 240। 180 इंग्लिश में पास हुए हैं, तो मैं एन ई पकड़ लेती हूँ इसको 180। दूसरे हिंदी में कितने पास हुए हैं हमारे 130। फिर संस्कृत में कितने हुए हैं 150।
अब 60 जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 110 2 सब्जेक्ट्स में, और 10 वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं। तो इसको कैसे करोगे? पहले हमें क्या बोला है कि 3 सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, हमारे पास सारा डेटा है, हमारे पास ये भी पता है कि एक सब्जेक्ट में कितने हुए हैं, 2 में कितने हुए हैं, और कौन एक में भी नहीं हुआ है। हमें 3 वाले निकालने कि जो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 240 में से ऐसे कितने हैं जो पास हुए हैं। तो इसको मैं NP डिनोट करती हूँ। 240 हमारे टोटल स्टूडेंट्स है, 10 आपको पता है कि एक में भी पास नहीं हुए, तो 230 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं। अब ये नहीं बोल रही मैं कि वो तीनों में पास हुए हैं, वो बस पास हुए हैं ओवरऑल। अब जितने स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दो सब्जेक्ट में पास हुए हैं और 3 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे 230 टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, मतलब ओवरऑल जितने पास हुए हैं। तो 60 पास हुए हैं हमारे कितने, एक सब्जेक्ट में, 110 पास हुए हैं हमारे 2 सब्जेक्ट्स में, और मैं x पकड़ लेती हूँ जो हमें निकालना है 3 सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं। अब हमें टोटल मिल जाएगा इससे जो ओवरऑल पास हुए हैं। अब इसको सिंपल कैलकुलेट करो तो कितना मिलेगा, 60। तो यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B are non-empty subsets of A set और A complement and B complement represent their complements, then which of the following are true? A minus B is B complement minus A complement। तो इसको कैसे करोगे, पहला वाला लेते हैं A minus B। हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्वल टू होता है B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट से। राइट हैंड साइड से चलते हैं, B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यूनिवर्सल सेट से मैंने बीम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिख सकती हूँ ना। सिमिलरली A को भी लिख सकती हूँ, फिर मैं यूनिवर्सल सेट से मैंने A को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको ब्रैकेट्स खोल दो, क्या आ गए, यू चला गया, A माइनस बी। तो क्या मेरा B कॉम्प्लीमेंट माइनस A कॉम्प्लीमेंट इक्वल है A माइनस बी के? बिल्कुल है। तो क्या होगा आंसर, ये वाला करेक्ट है। अब सेकंड वाला कैसे करोगे, सेम वे में, A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। अब अगर इसको करूं मैं A माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, U माइनस बी। तो क्या आ गया मेरे पास, A माइनस यू माइनस बी प्लस बी, A माइनस यू प्लस बी आ गया मेरे पास। और अगर मैं इसको लिखूं A कॉम्प्लीमेंट माइनस बी को, तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ U माइनस A माइनस बी। तो क्या आ गया मेरे पास, U माइनस A माइनस बी। तो अब आप बताओ कि यार ये दोनों इक्वल है, A माइनस यू प्लस बी है और U माइनस A माइनस बी है। समझने के लिए अगर मैं इसको अरेंज करूं तो माइनस A प्लस यू माइनस बी। तो अब बताओ क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। तो क्या होगा हमारा आंसर, ओनली 1। अब एक लास्ट PYQ देख लो। In a class of 45 students, 34 like to play cricket, 26 like to play football. Further, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play exactly one game? यूनिवर्सल सेट क्या है, 45 स्टूडेंट्स है। क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, 34 को, और फुटबॉल 26 लोगों को। अब लिखा है कि फर्दर ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब सिंस यहाँ पर एटलीस्ट आ गया है ना, तो हम इस यूनिवर्सल सेट को यूनियन लिख सकते हैं। सो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि कंबाइंड सारा सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट में ना A, B और जो भी एलिमेंट्स A और B में नहीं है, ठीक है, A और B में नहीं है, वो सारे आ जाते हैं। बट A यूनियन B में क्या है कि आइदर आप A की बात कर रहे हो या आप B की बात कर रहे हो या उनसे रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हो। यूनिवर्सल सेट तब लो जब प्रॉब्लम में लिखा हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या आइटम्स प्रेजेंट है जिसको हमने A और B में इंक्लूड नहीं किया है। और यूनियन कब लोगे, जब आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाएंगे जो A या B में है या दोनों में है। और इस केस में ना जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा दोनों के यूनियन के बराबर है, इसलिए हम 45 यूज करेंगे। और इसको सॉल्व हम सिंपल कर लेंगे। हमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम। सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं यूनियन वाले फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, तो यूनियन की वैल्यू कितनी है, 45, क्रिकेट 34 है, 26 फुटबॉल है, हमें इंटरसेक्शन मिल गया कितना है, अब जो दोनों खेलते हैं वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं।
अब हमें निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम, ओनली वन गेम, मतलब ओनली क्रिकेट और ओनली फुटबॉल। तो और बोला है ना, तो और में हमको प्लस करना होगा। पहले ओनली क्रिकेट निकालेंगे, फिर ओनली फुटबॉल निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। अब ओनली वाला फॉर्मूला तो आप सबको पता है, क्रिकेट में से हम इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, इसलिए हमने इंटरसेक्शन निकाला है, क्योंकि हमें ओनली वाला केस चाहिए। कितने 34 से अगर हम 15 हटा दे तो कितने आ गए 19। सिमिलरली हम फुटबॉल के भी निकालेंगे, 26 से 15 गए, कितने आ गए 11। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 19 + 11 कितना हुआ 30। तो ऐसे 30 स्टूडेंट्स हैं हु पे एग्जैक्टली वन गेम। तो सेट थ्योरी में आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, फिर ही आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाओगे। और आपको टर्म्स पता होना चाहिए कि ओनली, नीदर, बोथ, एटलीस्ट। सो दिस इज ऑल फॉर सेट थ्योरी। मैं टेलीग्राम में इसकी PDF डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगी। बाकी हैव ए गुड डे, बाय।